माँ, कितनी अजीब दुनिया है, निरंतर चलती रहती है अपने अपने कर्म से। दिन आता है, ढल जाता है, रात आती है, चली जाती है। पूरी प्रकृति चलती रहती है बिना विश्राम के। कोई नहीं रुकता किसी के लिए, पर मानव हरदम रुक रुक कर चलता है। अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता और भविष्य के खुशहाल मधुर सपने देखने से वो बाज नहीं आता। जानता है सपने पूरे नहीं होते, फिर भी देखता है दीवा स्वप्न ये भरम की आने वाला कल अच्छा होगा उसका। आज की कड़वाहट कम नहीं कर पाते, पर चिंगम पर लगी मिठास की तरह दो पल ही सही मुंह के कसलेपन को चांद की रोटी बताकर बहलाने वाली माँ की तरह बहला फुसला कर आगे की जिंदगी जीने के लिए तैयार तो कर देती है। हर सुख के साथ दुख बिना बुलाए चला आता है और दुख के बाद सुख की प्रतीक्षा जीने की जीजी बिशा जगाए रखती है। वक्त आगे बढ़ता रहता है, घड़ी की सुई घूमती रहती है, पर कभी कभी गाज गिराने के लिए वक्त की सुई पीछे भी घूम जाती है। रत्ना के वक्त की सुई आज पीछे की ओर घूम गई, जब बरसों बाद फिर से उसे सुनने को मिला वही डायलॉग, तुम बहुत बुरी हो माँ। कितना कुछ उधड़ गया इस वाक्य की एक कूची से। उसकी तमाम मजबूत सिलाई धड़ाधड़ करके निकल गई और रंगीन कवर के नीचे से झांकने लगी बेबंद लगी जिंदगी। अतीत के झरोखे से जब झांकने लगी रत्ना, तो लगा कि उसका पूरा बचपन बहुत शानदार था। खुशकिस्मत थी रत्ना, प्रतापगढ़ राजधानियों में जन्मी थी। सियासत अब नहीं थी, पर रहन सहन में तामझाम शाही शानो शौकत आज भी कमाई थी। महल नहीं था, पर उसकी हवेली भी महल से कम नहीं थी। अदब वाले नौकर चाकर भी हर समय अपनी हाजिरी देने के लिए तत्पर रहते थे। उसकी कोई भी फरमाइश और ख्वाहिश हर हाल में पूरी की जाती थी। भाई वीरसेन और रत्ना हमेशा फूलों के बिस्तर पर सोए, सोने चांदी की थाली में भोजन किया। बिना मांगे इतना कुछ मिला था कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्कूल कॉलेज की गलियों में उछलते कूदते, किताबों और नोट्सों का आदान प्रदान करते, एनुअल फंक्शन के नाटकों में अपना किरदार निभाते। कॉफी हाउस में कॉफी की चुस्कियों के बीच उमेश के साथ कब एक से परवान चढ़ा पता ही नहीं चला। कितना विरोध सहन किया, कितनी बंदिशों का सामना किया। लगभग 4 साल तक मनाती रही बापूसा को बहुत उकसाया सहेलियों ने भागकर शादी करने के लिए, पर ना वो राजी थी ना उमेश। शादी जब होगी बड़ों के आशीर्वाद के साथ होगी, यही ख्वाहिश थी दोनों की। जब बापूसा राजी हुए तब हुई उन दोनों की शादी। बस खाली एक साड़ी में लावा लाए थे स्वाभिमानी उमेश से। बापूसा बहुत कुछ देना चाहते थे, पर उमेश ने इनकार कर दिया। रत्ना राजमहल से निकलकर साधारण से परिवार की बहू बन गई। वो खुश थी, सुदर्शन कद कोठी, ऊंचे सपने, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श सहेजे, शांति प्रिय युक्त था उसका जीवन साथी उमेश। उसे गर्व था अपने निर्णय पर। उमेश पढ़ने में बहुत अच्छा था और दूसरों को पढ़ाने में भी। उसने टीचर की जॉब कर ली। शुरुआत में जीवन यापन की भी बहुत समस्या आई। पाई पाई को दांत से पकड़ कर रखना रत्ना के वश की बात नहीं थी। कभी कभी उसे थोड़े से खर्चे के लिए कई महीने का इंतजार करना पड़ता। महंगे साड़ी और ज्वेलरी सपना बनकर रह गई थी। छोटी छोटी बातों पर रत्ना के यहाँ आए दिनों पार्टी का आयोजन होता, पर अब रत्ना को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर भी सिर्फ मंदिर जाकर संतोष करना पड़ता। कभी कभी झुंझुला जाती। अपनी झुंझुलाहट में उमेश की साधारण नौकरी पर तीखे व्यंग करने से बाज नहीं आती। उसे गुस्सा आता उमेश पर, क्यों दहेज नहीं लिया? अगर दहेज लिया होता सुख सुविधाएं और युक्त शानदार घर से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ होता उसके पास। पर उमेश का शांत संतुलन व्यवहार उसकी हर नादानी को मुस्कुराहट की हवा में उड़ा देने की कला जानता था। वक्त के साथ धीरे धीरे उमेश के प्रेम ने हर रिक्तता को भर दिया। वो खुद भी उमेश के रंग में रंगती चली गई। जब प्रेम सर चढ़ के बोलता है तो
खामियां ही खूबियां बन जाती हैं। अब जरूरतें इतनी ही थी जितनी पूरी हो जाती। आगे चलकर उमेश कॉलेज के प्रोफेसर हो गए। बहुत शानो शौकत में सही पर पाबंदी हुई। आमदनी जीवन की जरूरतें पूरे करने के लिए प्राप्त थी। अब दो बच्चों की माँ रत्ना का पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर था। रत्ना ने बचपन से लेकर जवानी तक जाने कितने बच्चों को गलत संगत में पड़ते देखा था, कितने बच्चों को आवारा होकर उजड़ते देखा था। जाने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना कि बच्चे सही परवरिश के अभाव में शराब सिगरेट पीने लगते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उसके भाई वीर सेना को भी तो नशे की लत लगी कि जीवन बर्बाद हो गया। उसका और उसके पूरे परिवार का सारा धन, जमीन जायदाद सब भेंट चढ़ गया इसी नशे की वजह से। मासा बापूसा को जीवन भर अफसोस रहा कि वीर सेना की उसकी दी गई आजादी और पैसे का दुरुपयोग किया। 10वीं के बाद वीर सेना को बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेजा था। वहीं उसे नशे की लत लग गई। दारू से लेकर चर्स, गांजा, हेरोइन जाने कौन कौन से पदार्थ का सेवन करने लगा था वो। बात जब घर तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। बापूसा ने बहुत कड़ाई की, नशा मुक्त केंद्र में लंबे समय तक रखा, पैसे देना बंद कर दिया। पर वो कभी कीमती सामान बेचकर तो कभी किसी से उधार लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर ही लेता था। खुद की गोल्डन चेन, रिच वॉच तक आधे से कम कीमत पर बेच आता। कभी माजी शाह के गहने ले जाता तो कभी बाबू शाह के पैकेट खाली कर देता। यहाँ तक कि गाय भैंस भी बेचकर नशे का जुगाड़ कर ही लेता। आवारा दोस्तों का एक ऐसा जमा घाट उसके पास था कि उसकी गिरफ्त से वो बाहर निकल ही नहीं पाया। सब वीर सेना के पैसे पर ऐश कर रहे थे। वो दुधारू गाय था सबके लिए, सो वो लोग किसी भी हाल में छोड़ नहीं रहे थे उसे। हालत दिन पर दिन सुधरने के बजाय बिगड़ते चला गया। मजीसा बेटे को ठीक होने की प्रार्थना करती, भगवान के आगे आंचल फैलाती, आंसू बहाती, बेटे को अपनी सौगंध देती। पर पानी सर से ऊपर निकल चुका था। वो अपनी तमाम मन, मौलवी और सुखैती के बावजूद उसे रास्ते पर नहीं ला पाई। उनके अंतिम समय में न पैसे उनके पास रहा, न संतान ही। माजीसा बापूशाह के हालतों ने उसे भी तोड़कर रख दिया था। वो माजीसा बापूशाह को दिलासा देती, उनके घाव पर संवेदनाओं की मरहम पट्टी करती। कभी कभी उनके पास हफ्ते भर रह आती, कभी जिद करके उन्हें अपने पास ले आती। पर बेटे के गम में घुलते मजीसा बापूशाह असमय बूढ़े हो गए और न जाने किन किन लोगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। रत्ना चाहकर भी उनकी असमय मृत्यु को रोक नहीं पाई। बहुत विचलित थी वो भाई वीर सेना के कारनामों से। सारी पृष्टि, धन, रुतबा सब कुछ नशे में भेंट चढ़ गया था। वीर सेना का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। भाभी अपने बच्चों को लेकर बिहार चली गई। वीर सेना ने कब कहां किन हालातों में जीवन जिया जानती तक नहीं। रत्ना ने बचपन में साथ खेले भाई की मौत पर 2 आंसू तक नहीं बहा पाई वो। वीर सेना स्वयं तबाह हुआ ही, पर साथ में पूरे परिवार की तबाही का कारण भी बना। वीर सेना की जिंदगी के काले पृष्ठों ने रत्ना को पत्थर दिल बना दिया था। अब वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, पर उनके भविष्य को लेकर हमेशा ही अत्यधिक सावधानी बरतती थी। भीतर के नरम दिल को कभी बाहर नहीं आने देती। अपनी भावनाओं के बहाव को जबरदस्ती सीने में छुपाकर कठोरता को धारण कर लेती। उसने अपने बच्चों को हमेशा ही अनुशासन में बांध कर रखा। निश्चित समय पर खाना पीना, सोना पढ़ना और खेलना, किसी भी तरह की कोई कोताही उसे बर्दाश्त नहीं थी। वीर सेना की बर्बादी को बहुत नजदीक से देखा था रचना ने। शायद यही कारण था कि अपने बच्चों के प्रति ज्यादा उद्धार नहीं कर पाई वो। कभी कभी उमेश समझाता, सबको एक तुला में नहीं तौला जा सकता रत्ना। सब बच्चे वीर सेना की तरह आवारा नहीं निकलते। रानी और जीवा को अपना बचपन जीने दो। बंदिशों का ऐसा पहाड़ मत खड़ा करो कि उनका वास्तविक ही मर जाए। इस पर रत्ना प्रतिकारी करती, देखो उमेश, तुम बच्चे के मामले में ना ही पड़ो
मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। मैं माँ हूँ उनकी, उनके भले के खातिर ही मैंने अपनी ममता को भीतर ही भीतर दबोच रखा है। एक बार वो पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पाले, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपना भला बुरा समझने लगे, बस फिर मैं आजाद कर दूंगी उन्हें, फिर जहाँ चाहे उड़े, मैं रोक टोक नहीं बनाऊंगी। पर जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो जाते, कोई समझौता नहीं उमेश। मैं ना तो इतनी लाचार पेरेंटिंग कर रही हूँ कि बच्चे बिगड़ जाएं, ना ही रबर पेरेंटिंग कि बच्चे टूट जाएं। मैं उस कुल्हाड़ की तरह हूँ जो भीतर से सहारा देने के बाद ही बाहर चोट करता है। उमेश उसकी दलीलों का मुकाबला नहीं कर पाता तो चुप हो जाता। दिन महीनों में और महीने साल में तब्दील होते जा रहे थे। रानी और राजीव दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर पिता और माँ के कठोर अनुशासन में बड़े होते बच्चों की जब भी कोई जिद पूरी न होती, सीमित सी पॉकेट मनी में फिल्म देखने की इजाजत न ही रेस्टोरेंट में जाने की, जब भी बच्चों को लगता वो दूसरे बच्चों की तरह आजाद नहीं है, जब भी उन्हें टीवी देखने से रोका जाता, परीक्षा के दौरान तो टीवी का कनेक्शन तक कटवा दिया जाता था, तब तक रानी और राजीव दोनों के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।